नमस्कार दोस्तों, साहित्य वाटिका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और आपका विषय हिंदी साहित्य है तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ये जो सिलेबस है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। यूजीसी की वेबसाइट पे आप इसको जाकर के देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाई है जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं अंग्रेजी में, यानी 10 यूनिट आपको टोटल पढ़ना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि पहले यूनिट में सबसे पहले देखेंगे कि क्या पढ़ना है आपको। जो इकाई 1 है उसमें आपको हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ना है। हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, इसके बारे में जानना है। इसमें सबसे पहले आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जानना है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जैसे संस्कृत है, संस्कृत में भी 2 संस्कृत है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो इनके बारे में पढ़ना होगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद आपको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जानना होगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आपको पाली के बारे में जानना है, प्राकृत के बारे में जानना है। इसमें आपको सौरसेनी पढ़ना होगा, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। अपभ्रंश और अवहट्ठ और पुराने हिंदी का आपस में क्या संबंध है, अपभ्रंश का, अवहट्ठ का और पुराने हिंदी का आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में जानना होगा। इसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और उनका वर्गीकरण जानना है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उनके बारे में पढ़ना है, उसको किस प्रकार से बांटा गया है इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ना है कि हिंदी जो भाषा है उसका भौगोलिक विस्तार क्या है, किन किन प्रदेशों में फैला हुआ है, किन किन जिला में फैला हुआ है। इसके बाद आपको हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं के बारे में पढ़ना होगा। जैसे पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, बिहारी हिंदी हो गया और पहाड़ी हिंदी हो गया। इन सबको आपको 5 उपभाषाओं को पढ़ना होगा और उनकी बोलियों को भी पढ़ना होगा। यानी जो ये 5 उपभाषाएं हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उन बोलियों को भी आपको पढ़ना होगा। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी के विशेष रूप से आपको अध्ययन करना होगा, इनकी विशेषताओं को जानना होगा। हिंदी के जो विविध रूप हैं, जैसे खड़ी बोली हिंदी हो गया, जिसको हम सामान्य रूप से हिंदी कहते हैं, वो खड़ी बोली हिंदी ही है। उर्दू हो गया, दक्षिणी हिंदी हो गया, हिंदुस्तानी हो गया। ये जो हिंदी के विविध रूप है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करना होगा। इसके बाद आपको हिंदी का भाषिक स्वरूप जो है, एक भाषा के रूप में हिंदी कैसी है, इसको जानना होगा। और इसमें सबसे पहले आपको हिंदी की जो स्वनिम व्यवस्था है, यानी हिंदी की जो ध्वनि व्यवस्था है, स्वनिम का आशय होता है ध्वनि, तो हिंदी की जो स्वनिम व्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें आपको खंड और खंडितर पढ़ना होगा। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार पढ़ना होगा कि किन किन आधारों पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। इन सभी आधारों को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको हिंदी शब्द रचना के बारे में पढ़ना होगा। हिंदी के शब्दों की रचना किस प्रकार से किया जाता है। इसमें आपको उपसर्ग जानना है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, समास क्या है, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना होगा। हिंदी की रूप रचना के बारे में आपको जानना है। इसमें आपको लिंग पढ़ना होगा, वचन पढ़ना होगा, कारक व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप के बारे में जानना होगा कि क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन सब के इनके उदाहरणों के बारे में आपको जानना होगा। हिंदी की वाक्य रचना के बारे में जानना होगा, हिंदी का वाक्य रचना किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, यानी किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसमें बोली हो गई, बोली क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में जानना है। मानक भाषा क्या होता है, मानक भाषा की विशेषता क्या होती है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा क्या होता है और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना होगा। संचार माध्यम और हिंदी जानना है कि संचार माध्यम और हिंदी का आपस में क्या संबंध है, कहाँ कहाँ संचार माध्यम में हिंदी में कठिनाइयां होती हैं, कहाँ कहाँ आसानी होती है, इन सब के बारे में जानना होगा। कंप्यूटर और हिंदी का अंतर संबंध जानना होगा। हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा।
इसके बाद आपको देवनागरी लिपि को पढ़ना है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं को पढ़ना है और उसके मानकीकरण को पढ़ना है। किस प्रकार से देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि बनाया गया है, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में जानना है। यहाँ आपका पहला यूनिट समाप्त हो जाता है और दूसरा इकाई शुरू होता है और दूसरे इकाई में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हम लोग दूसरा इकाई शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि हमारा ये चैनल साहित्य वाटिका है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन या 1-2 दिन के बाद आपको यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो चैनल पर डालते रहेंगे, आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास हमको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, दर्शन यहाँ पर विचारधाराओं से आशय है, यानी कुछ विचारधाराओं को हमको पढ़ना होगा कि किस किस विचारधाराओं को आधार बना करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, क्या क्या तरीके हो सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की और किन किन तरीकों को आधार बना करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जानना है। आप जानते हैं कि हिंदी लगभग 1000 साल का हो चुका है, 1000 साल बीत चुका है और 1000 साल के इतिहास को पढ़ने के लिए हमको उसको विभिन्न कालों में विभाजित करना होगा, विभिन्न कालों में बांटना होगा। तो हम यहाँ पर काल विभाजन पढ़ेंगे, जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीतिकाल हो गया और आधुनिक काल में भी कई काल हैं, सबको हमको एक एक करके पढ़ेंगे। नामकरण पढ़ना है कि किन कालों का नामकरण क्या है और किस आधार पर नामकरण किया गया है, यानी आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है और किसने नामकरण किया और आदिकाल के जो विभिन्न नाम है एक इसके द्वारा दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, यानी आदिकाल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और किस प्रकार के साहित्य यहाँ पाए जाते हैं, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या हैं, जैसे सिद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, इन सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद रासो साहित्य है, रासो साहित्य हमको पढ़ना है। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य पढ़ना है, जैन साहित्य क्या है, प्रमुख जैन साहित्यकार के कौन कौन से हैं, जैन साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसी प्रकार से सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में भी हमको पढ़ना है। कवियों की जहां तक बात है, वहां अमीर खुसरो की हिंदी कविता आपको पढ़नी है, विद्यापति और उनकी पदावली पढ़नी है और इसके बाद लौकिक साहित्य पढ़ना है। यानी आदिकाल में 2 प्रमुख कवि हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, एक तो अमीर खुसरो हो गए और दूसरा विद्यापति। अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का दूसरा काल है भक्ति काल। अब हम लोग भक्ति काल में देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको भक्ति काल में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, यानी भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक कारण कौन कौन से रहे हैं और सांस्कृतिक कारण कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में जानना है। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य पढ़ना है, यानी भक्ति आंदोलन जो है उसका अखिल भारतीय स्वरूप कैसा रहा है, न केवल हिंदी प्रदेशों में बल्कि जहां गुजराती है, जहां अन्य भारतीय भाषाएं हैं, वहां पे भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा है और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या है, क्षेत्र विशेष में उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपको पढ़ना है। अलवार संतों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भक्ति आंदोलन का उद्भव जो है दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा ही किया गया था, तो अलवार संतों के बारे में आपको पढ़ना है। भक्ति काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उनका वैचारिक आधार कौन कौन सा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संप्रदायों को और उनके वैचारिक आधारों को, जैसे द्वैतवाद हो गया, विशिष्टा द्वैतवाद हो गया, शुद्धा द्वैतवाद हो गया, इन सभी वैचारिक आधारों को आपको पढ़ना होगा। निर्गुण और सगुण कवि और उनके काव्य के बारे में आपको जानना होगा कि कौन कौन से कवि निर्गुण काव्य धारा के हैं, कौन कौन से सगुण काव्य धारा के हैं। निर्गुण और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। राम और कृष्ण काव्य धारा सगुण में हो जाता है और निर्गुण में जो है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो सबको हम एक एक करके विस्तार से यहाँ पर भक्ति काल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका काल है वो रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल के बारे में भी हमको विस्तार से पढ़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पहले हमको रीतिकाल के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना है। फिर रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इसको पढ़ना है। इसमें भी हमको रीतिबद्ध कविता क्या होती है, रीति सिद्ध कविता क्या होती है, रीति मुक्त कविता क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके कौन कौन से कवि हैं, उन कवियों ने किस किस प्रकार के काव्य रचना किए हैं, किसके दरबार में काव्य रचना करते थे, इन सब के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना होगा। और रीति कवियों का आचार्यत्व, यानी क्या रीति कवियों को आचार्य कवि कहा जा सकता है, उनको आचार्य का दर्जा दिया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य,
यानी जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं उनको पढ़ना होगा, और उनके द्वारा जो काव्य रचनाएं की गई हैं उन काव्य रचनाओं को भी यहाँ पर पढ़ना होगा। रीतिकाल के बाद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आता है, और आधुनिक काल के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हम जानते हैं कि जो रीतिकाल तक का समय है उसमें कविता की प्रधानता है, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आता है तो आधुनिक काल में कविता की प्रधानता न रह के गद्य की प्रधानता हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पढ़ना है कि गद्य का उद्भव कैसे हुआ है और किस प्रकार से वो विकसित हुआ। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य यानी भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य का क्या स्वरूप था, इसको पढ़ना है। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी किस प्रकार से उसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया, और भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हुए इसके बारे में पढ़ना है। भारतेंदु और उनका युग यानी भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना है, और भारतेंदु युग की जो अन्य विशेषताएं हैं, अन्य कवि हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ, पत्रकारिता का आरंभ भी भारतेंदु युग में ही हुआ है। तो पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख कवि थे या लेखक थे जो पत्रकारिता में आगे आए, जो पत्र निकालते थे, इसके बारे में जानना है। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता किस प्रकार से रही है, इसके बारे में जानना है। आधुनिकता क्या होता है, आधुनिकता की अवधारणा के बारे में आपको जानना होगा। आधुनिकता की प्रवृत्तियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। आधुनिक काल का जो दूसरा युग है वो है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद हमको द्विवेदी युग के बारे में ही पढ़ना है, जो हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक रहा है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके प्रमुख कर्ता धर्ता हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग के बारे में यानी द्विवेदी युग के बारे में जानना है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका जो है इसके बारे में जानना है। हिंदी नवजागरण किस प्रकार से आया, और सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे, ये हिंदी नवजागरण को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दी है, इस योगदान के बारे में आपको पढ़ना होगा। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों को भी पढ़ना होगा। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवियों को भी जानना होगा। हम जानते हैं कि जो द्विवेदी युग की काव्यधारा है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो राष्ट्रीय काव्यधारा के रूप में और दूसरा स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रूप में। जो राष्ट्रीय काव्यधारा है उसको सामाजिक सांस्कृतिक काव्यधारा के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों को आपको यहाँ पर विस्तार से पढ़ना होगा और इनके कवियों के बारे में आपको जानना होगा। द्विवेदी युग के बाद जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो तीसरा युग है वो है छायावाद, और छायावाद 1918 से लेकर के 1936 तक रहा है। छायावाद के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला हो गए, पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, या अन्य जो प्रमुख कवि हैं, इन कवियों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद आपको छायावाद के बाद प्रगतिवाद की अवधारणा क्या है, प्रगतिवाद को पढ़ना है। हिंदी साहित्य में जो है प्रगतिवाद छायावाद के बाद आता है। 1936 से लेकर के 1943 तक जो है प्रगतिवाद रहा है, तो इसके बारे में जानना है। प्रगतिवादी काव्य और उसके जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों के बारे में आपको पढ़ना है। प्रगतिवाद के बाद आपको प्रयोगवाद के बारे में पढ़ना है। प्रयोगवाद जो है 1943 से लेकर के 1951 तक रहा है, और प्रयोगवाद के बाद आपको नई कविता को पढ़ना है। नई कविता 1951 से 1960 तक रही है। नई कविता के बारे में भी जानना है, और नई कविता के कवि कौन कौन से थे इनके बारे में जानना है। और समकालीन कविता, नई कविता के बाद जिसे हम साठोत्तरी कविता भी कहते हैं और समकालीन कविता भी कहते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। और वर्ष 2000 तक ही हमको पढ़ना है। 2000 के बाद के कवियों को हमको या कविता को हमको नहीं पढ़ना है, केवल 2000 तक के कवियों और कविता को हमको समकालीन कविता में पढ़ना है। इसके बाद हमको समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में भी जानना है कि समकालीन समय में कौन कौन से साहित्यिक पत्रकार हैं, कौन कौन से पत्रिकाएं साहित्य की दुनिया में निकल रही हैं, उनकी क्या प्रवृत्तियां हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है, वो कहाँ से निकलती हैं, कब से निकल रही हैं, वो मासिक हैं, पाक्षिक हैं, वार्षिक हैं, त्रैमासिक हैं या अर्धवार्षिक हैं, कैसी पत्रिकाएं हैं, इसके बारे में भी हमको जानना है। उसके संपादक कौन है, इसके बारे में भी हमको जानना होगा। तो यहाँ हम लोग कविता को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल केवल कविताओं का काल नहीं है, गद्य का भी काल है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल नाम से जो है सुशोभित किया था। तो अब हमको देखना होगा हिंदी साहित्य की कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं और उन गद्य विधाओं में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास के बारे में आपको जानना है। उपन्यास क्या होता है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानना है आपको। यानी उपन्यास के इतिहास को एक तरीके से पढ़ना है कि उपन्यास किस प्रकार से शुरू हुआ और किस प्रकार से वो आगे बढ़ा।
प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को जानना है, प्रेमचंद युग के उपन्यास को जानना है, और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार कौन कौन से हैं वर्ष 2000 तक के, इनके बारे में आपको जानना है। 2000 के बाद के उपन्यास और उपन्यासकारों को आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद दूसरी विधा हिंदी कहानी है। हिंदी कहानी का उद्भव आपको जानना है, उसका विकास जानना है, कब से हिंदी कहानी का उद्भव हुआ है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है, यानी जो कहानी हो गया, सक्रिय कहानी हो गया, समानांतर कहानी हो गया, जो भी कहानी आंदोलन शुरू हुए हैं उन सभी कहानी आंदोलनों को पढ़ना है। और जो प्रमुख कहानीकार हिंदी के हैं उन कहानीकारों के बारे में भी और उनकी कहानियों के बारे में भी आपको जानना है। इसके बाद हिंदी नाटक के बारे में भी आपको पढ़ना है। हिंदी नाटक और रंगमंच को जानना है कि हिंदी नाटक और रंगमंच का क्या संबंध रहा है, और हिंदी के जो प्रतिष्ठित आलोचक हैं या प्रतिष्ठित विचारक हैं, जो प्रतिष्ठित नाटककार हैं, उनका नाटक और रंगमंच के अंतर संबंधों पर क्या विचार रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। विकास के चरण, यानी नाटक के विकास के कौन कौन से चरण हैं, किन किन चरणों को होकर के नाटक आगे बढ़ता है, इसके बारे में जानना है। भारतेंदु युगीन नाटक के बारे में पढ़ना है। प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक तक धीरे धीरे करके हमको पढ़ना है। यानी यहाँ पर भी आपको नाटक के इतिहास के बारे में भी पढ़ना है। प्रमुख नाट्य कृतियों के बारे में जानना है और प्रमुख नाटककारों के बारे में जानना है। यहाँ भी नाटक के बारे में भी आपको केवल वर्ष 2000 तक के चीजों को ही जानना है, 2000 के बाद के चीजों को नहीं पढ़ना है। हिंदी एकांकी में भी आपको पढ़ना है। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण जानने हैं, हिंदी का लोक रंगमंच जानना है और नुक्कड़ नाटक के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको हिंदी निबंध पढ़ना है। हिंदी निबंध भी गद्य की विधा है और हिंदी निबंध के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें हिंदी निबंध का उद्भव किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में जानना है। निबंध के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे साहित्यिक निबंध होता है, सांस्कृतिक निबंध होता है, राष्ट्रीयता पर आधारित निबंध होता है। तो इन सभी निबंधों के बारे में आपको, ललित निबंध होता है, इन सभी निबंधों के बारे में आपको पढ़ना है। और प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको हिंदी निबंध में पढ़ना होगा। हिंदी आलोचना के बारे में इसके बाद पढ़ना है। हिंदी आलोचना का उद्भव किस प्रकार से हुआ, भारतेंदु युग से उद्भव हुआ था, और किस प्रकार से हिंदी आलोचना का विकास हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको बता दें कि जितने टॉपिक हम आपको बता रहे हैं सबसे संबंधित एक एक करके वीडियो हम यहाँ पर इस चैनल पर साहित्य वाटिका पर लाते रहेंगे। आप साहित्य वाटिका को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटेंट से संबंधित वीडियो और प्रैक्टिस सेट दोनों यहाँ पर मिलेंगे। समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकारों के बारे में जानना है कि समकालीन हिंदी आलोचना क्या है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं, और हिंदी के कौन कौन से प्रमुख आलोचक रहे हैं, उन आलोचकों के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपको हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के बारे में भी पढ़ना है, जैसे रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया। इन सभी विधाओं की शुरुआत कैसे हुई, क्या प्रवृत्तियां रही हैं, किस प्रकार से ये आगे बढ़े हैं, प्रमुख इसके लेखक कौन कौन से हैं और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं अन्य गद्य विधाओं की, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको हिंदी का जो प्रवासी साहित्य है, यानी जो भारत से बाहर के लोग हिंदी साहित्य को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्रवासी साहित्य की अवधारणा के बारे में जानना होगा और प्रमुख साहित्यकारों के बारे में यहाँ पर जानना होगा। यहाँ पर आपका दूसरा यूनिट समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आपको साहित्य शास्त्र, जिसे हम पहले काव्य शास्त्र के नाम से जानते थे, उसको अब साहित्य शास्त्र कहा जाता है। आपको साहित्य शास्त्र आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपको काव्य लक्षण पढ़ने हैं। काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं, मूल रूप से काव्य की परिभाषा को ही काव्य लक्षण कहा जाता है, तो काव्य की परिभाषाओं को जानना है। काव्य हेतु, यानी काव्य के उद्भव के कारण क्या हैं, उन कारणों को जानना है। आप जानते हैं कि काव्य हेतु भारतीय साहित्य में 3 स्वीकार किए जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को ही काव्य हेतु माना जाता है। तो काव्य हेतु के बारे में पढ़ना है और काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ना है कि काव्य रचना का उद्देश्य क्या है। किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही काव्य की रचना की जाती है, तो काव्य प्रयोजन के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है।
प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं कि कुल 6 संप्रदाय जो है भारतीय काव्य शास्त्र में मिलते हैं। इन 6 संप्रदाय, जैसे रस संप्रदाय हो गया, इसको संप्रदाय भी कहा जाता है और सिद्धांत भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको रस सिद्धांत भी कहेंगे, कुछ लोग इसको रस संप्रदाय भी कहेंगे, तो दोनों चीजें आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। ये सभी क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। इसके संस्थापक क्या हैं, प्रमुख जो है इसके आचार्य कौन कौन से रहे हैं, इस सब के बारे में जानना है। तो 6 जो संप्रदाय हैं इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इसके बाद आपको रस निष्पत्ति के बारे में जानना है, साधारणीकरण के बारे में जानना है, और जो हमारे संस्कृत के और हिंदी के आचार्य रहे हैं उनका साधारणीकरण पर क्या विचार है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इसके बाद शब्द शक्ति के बारे में आपको पढ़ना है। आप जानते हैं शब्दों में एक शक्ति निहित होती है जिसके कारण अर्थ की प्राप्ति होती है, तो शब्द शक्ति के बारे में आपको जानना है। काव्य गुण क्या होता है, काव्य गुण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। काव्य दोष क्या होता है, काव्य दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भारतीय काव्य शास्त्र था। इसके बाद आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सबसे पहला नाम प्लेटो का ही आता है। प्लेटो का समय अरस्तु से पहले है, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। तो पहले प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, फिर अरस्तु के बारे में पढ़ना है, और आपको अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, इन तीनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। यानी अरस्तु के कुल 3 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। इसके बाद आपको वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर कालरिज को पढ़ना है, और कालरिज की 2 चीजों को पढ़ना है, कल्पना और फैंटेसी को पढ़ना है। कालरिज का कल्पना सिद्धांत और कालरिज का फैंटेसी सिद्धांत दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद टी.एस. इलियट को पढ़ना है। टी.एस. इलियट की जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत था इसको पढ़ना है, और परंपरा की जो अवधारणा इलियट के द्वारा दिया गया है इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इलियट के बाद आपको आई रिचर्ड को पढ़ना है। रिचर्ड का जो मूल्य सिद्धांत था और संप्रेषण सिद्धांत था और काव्य भाषा सिद्धांत था, इन तीनों सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। इन रिचर्ड के 3 काव्य सिद्धांतों को पढ़ना है, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। इसके बाद रूस में जो रूपवाद शुरू हुआ था उस रूसी रूपवाद को पढ़ना है। नई समीक्षा क्या होती है, प्रमुख समीक्षक कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मिथक क्या होता है, फैंटेसी क्या होती है, कल्पना क्या होता है, प्रतीक, बिंब, इन सभी आंदोलनों के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना होगा। तब जाके आपका तीसरा यूनिट पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे यूनिट में जान लेते हैं कि चौथे यूनिट में आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। जो आपका चौथा यूनिट है इसमें आपको वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना है, यानी विविध विचारधाराओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है इसको पढ़ना है। हिंदी नवजागरण पढ़ना है कि हिंदी नवजागरण क्या है, हिंदी में नवजागरण किस प्रकार से प्रवेश किया और किन किन युगों के माध्यम से वह किन किन कवियों और लेखकों के माध्यम से वह आगे बढ़ा। खड़ी बोली आंदोलन क्या है इसको जानना है। खड़ी बोली आंदोलन में फोर्ट विलियम कॉलेज किस प्रकार से योगदान दिया था इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नवजागरण में किस प्रकार से योगदान दिया है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन आपको पढ़ना है। इसके बाद जो पाश्चात्य दर्शन है जैसे मार्क्सवाद हो गया, मनोविश्लेषणवाद हो गया, अस्तित्ववाद हो गया, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श जैसे दलित विमर्श हो गया, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। तब जाके आपका चौथा यूनिट यहाँ पर पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में अब आपको हिंदी कविता पढ़ना है, यानी सिलेबस में जो कविताएं लगी हुई हैं उन कविताओं को आपके 5वें यूनिट में पढ़ना है। देख लेते हैं कौन कौन सी कविताएं लगी हुई हैं। आदिकाल की कविता पहले है, पृथ्वीराज रासो से रेवा तट समय लगा हुआ है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है, 27वां समय है और यह यहाँ पर लगा हुआ है रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो से, इसको पढ़ना है। अमीर खुसरो की जो
खुसरो की पहेलियां और मुगरियां हैं, इसको पढ़ना है। यानी अमीर खुसरो जो आदिकाल के ही कवि हैं, इनके दो चीजों को पढ़ना है, एक तो खुसरो की पहेलियों को पढ़ना है और मुगरिया पढ़ना है। विद्यापति की पदावली पढ़ना है। विद्यापति की पदावली जो किताब है, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा हैं, इसी को आपको पढ़ना है। और पद संख्या 1 से लेकर के 25 तक आपको पढ़ना है। यानी पूरी पुस्तक आपको नहीं पढ़ना है, केवल पद संख्या 1 से लेकर 25 तक, यानी कुल 25 पदों का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद कबीर को आपको पढ़ना है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो संपादित किए थे, इसी को पढ़ना है। और पद संख्या 160 से लेकर के 209 तक के आपको पढ़ना है। उसके आगे का भी नहीं पढ़ना है और उसके पीछे का भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जायसी ग्रंथावली के बारे में पढ़ना है, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित किया गया था। यहाँ पर भी आपको जायसी ग्रंथावली पूरा नहीं पढ़ना है, नागमती वियोग खंड यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना है, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित किया गया था। और यहाँ भी पद संख्या 21 से लेकर के 70 तक आपको पढ़ना है, पूरा भ्रमर गीत सार आपको नहीं पढ़ना है। तुलसीदास को पढ़ना है। तुलसीदास के रामचरितमानस का उत्तरकांड आपको पढ़ना है, पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ना है, केवल उत्तरकांड यहाँ पर आपको पढ़ना है। बिहारी सतसई को पढ़ना है। बिहारी सतसई जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, यही वाली बिहारी सतसई आपको लेनी है। दोहा संख्या 1 से लेकर के 50 तक आपको पढ़ना है, यानी आरंभ के 50 दोहे जो है बिहारी सतसई से पढ़ना है। घनानंद कवित्त पढ़ना है, जिसके संपादक विश्वनाथ मिश्र हैं। कवित्त संख्या 1 से 30 तक आपको पढ़ना है, न तो इसके पीछे यानी इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। आरंभिक 30 पद आपको केवल पढ़ना है। मीरा को पढ़ना है। मीरा के जो संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। आरंभ के 20 पद आपको केवल पढ़ना है। इसके बाद आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ना है। हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास पूरा आपको पढ़ना होगा। ये आधुनिक काल का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, 1914 ईस्वी में लिखा गया था। पूरा प्रिय प्रवास यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है, और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती आपको पूरा पढ़ना होगा, 1912 में लिखी गई थी। इसके बाद जो साकेत है, साकेत का 9वां सर्ग आपको केवल पढ़ना है, पूरा साकेत आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद हैं, जो छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू पढ़ना है, आंसू पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद कामायनी पढ़ना है, कामायनी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसका लज्जा, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये 3 सर्ग आपको कामायनी के पढ़ने हैं। कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में, लेकिन 15 में से 3 सर्ग केवल श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद के बाद आपको निराला को पढ़ना है। निराला की कविता जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बाधो न नाव इष्ठाओ बंधु, इन सभी कविताओं को पढ़ना है। इतने ही कविताओं को निराला को पढ़ना है, यानी निराला की ये कविताएं पढ़नी हैं। आपको ये भी जानना होगा कि ये जो कविताएं हैं निराला की, ये किन किन काव्य संग्रहों से ली गई हैं और इन कविताओं के बारे में आलोचक क्या कहते हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इन सब के बारे में हम एक एक करके वीडियो आपके लिए लाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है। पंत की 2 कविताएं लगी हुई हैं, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। इन दोनों कविताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद छायावाद की कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इतने कविताओं के बारे में आपको पढ़ने हैं। इसके बाद दिनकर को पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर का जो ग्रंथ उर्वशी है, उर्वशी का 3य अंक आपको पढ़ना है, यानी पूरी उर्वशी आपको नहीं पढ़नी है, केवल उसके 3य अंक का अध्ययन आपको करना है। रश्मिरथी आपको पूरा पढ़ना है, जो दिनकर के द्वारा ही लिखी गई है। आपको पूरा रश्मिरथी यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद नागार्जुन को पढ़ना है, प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन की जो कविता है कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, इतने कविताओं को पढ़ना है नागार्जुन की। इन कविताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद अज्ञे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे की जो कविता है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। इतनी कविताएं अज्ञे की पढ़नी है। आपके सिलेबस में इतनी कविताएं लगी हुई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, इसके बारे में पढ़ना है। मुक्तिबोध की 3 कविताएं पढ़नी हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। मुक्तिबोध की इन 3 कविताओं को आपको
पढ़नी होगी। धूमिल है, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, इतने कविताओं को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तब जाके आपका यहाँ पर 5वां यूनिट समाप्त होगा। अब आपका 6ठा यूनिट है यानी इकाई 6 है, और इकाई 6 में आपको हिंदी उपन्यास जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं इसको पढ़ना है। कुल 13 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। पंडित गौरी दत्त हैं। पंडित गौरी दत्त की जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास आपकी सिलेबस में लगी हुई है। आपसे उपन्यासों से जो उसके कथा वस्तु हैं, जो उसके वर्णन का तरीका है कथा वस्तु, उसके पूछा जा सकता है। प्रमुख जो कथन है, प्रमुख जो पात्र हैं और पात्रों के द्वारा जो प्रमुख कथन कहे गए हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु, इसे हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है, 1882 ईस्वी में लिखा गया था, इसके बारे में पढ़ना है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान आपको पढ़ना है। अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी, इसका पहला भाग ही केवल आपको पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसको पढ़ना है। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास है, इसको पढ़ना है। यशपाल का उपन्यास झूठा सच पढ़ना है। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, जो तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है, इसको पढ़ना है। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, जो भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी पढ़ना है। कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा आपको पढ़ना है, और मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी पढ़ना है। जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन्य आपना, इन 13 उपन्यासों का अध्ययन आपको करना है। हम प्रत्येक उपन्यास पर एक एक वीडियो आपको लेकर के आएंगे, इससे अधिक आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। पूरे उपन्यास को पढ़ करके जो उसका निचोड़ होगा, जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, उस पर वीडियो हम लेकर के आपके समझ आएंगे। साहित्य वाटिका चैनल पर ही आएंगे, इसलिए साहित्य वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट है, और 7वें यूनिट में आपको हिंदी कहानी पढ़ता है, यानी आपके सिलेबस में जो भी कहानियां लगी हुई हैं उसको 7वें यूनिट में आपको पढ़ना है। आपकी कहानी में कुल 17 लेखकों के 21 कहानियां लगी हुई हैं। 17 लेखकों की 21 कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। पहली जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष की है, इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई है। पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरा है दुलाई वाली। इन दोनों कहानियों को आपको पढ़ना है। माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी को आपको पढ़ना होगा। कहानियों से भी जो उसकी रचना शैली है, किस प्रकार से कहानी कही गई है इसके बारे में, कहानी के पात्र कौन कौन से हैं इसके बारे में, और प्रमुख कथन क्या है कहानी से, और कथा वस्तु क्या है, इसी के बारे में प्रश्न आपसे बनेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है राही, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, इन 2 कहानियों को पढ़ना है। कहानी पर भी दोस्तों एक कहानी पर एक वीडियो लेकर के हम आएंगे, यानी प्रत्येक कहानी पर एक एक वीडियो लेकर के आएंगे, उससे अधिक आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जो कहानी है कानों में कंगना, जो 1913 में लिखा गया था, बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़ना है आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था। प्रेम पर आधारित कहानी है, जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार बना करके लिखा गया है, 1915 में लिखा गया था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस कहानी को आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप को पढ़ना है। जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी है अपना अपना भाग्य, इस कहानी को आपको पढ़ना है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ये 2 कहानियां फणीश्वरनाथ रेणु की पढ़नी है। इसके बाद अज्ञे की कहानी जो गैंग्रीन है, इस कहानी, इसको रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी पढ़ना है। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार है, इसको पढ़ना है। भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, इन दोनों कहानियों को पढ़ना है। कृष्णा सोबती की जो कहानी है सिक्का बदल गया, इसको पढ़ना है। हरिशंकर प्रसाद परसाई की कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इस कहानी को पढ़ना है। ज्ञान रंजन की कहानी पिता, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, इतने कहानियों को कुल 21 कहानियां हैं जो 17 लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। इन सभी कहानियों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैनल पर हम लोग अध्ययन इसका करेंगे। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में हमको हिंदी नाटक पढ़ना है। जो नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन नाटकों के बारे में हमको पढ़ना है। आपको बता दें कि 10 लेखकों की कुल 14 नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। 14 नाटक लगे हुए हैं और ये 14 नाटक 10 लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक अंधेर नगरी है और भारत दुर्दशा, यानी भारतेंदु जी के दो नाटकों को पढ़ना है, एक तो अंधेर नगरी और दूसरा है भारत दुर्दशा। इन दोनों नाटकों के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक नाटक पर हम एक एक वीडियो लेकर के आएंगे। अंधेर नगरी से संबंधित एक वीडियो, भारत दुर्दशा से संबंधित एक वीडियो, और एक ही वीडियो में जो नाटक का पूरा निचोड़ होगा, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक आपको पढ़ने हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है, एक तरीके से काव्य नाटक है, इसको पढ़ना होगा। लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है सिंदूर की होली, इसके बारे में पढ़ना है। मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इसके बारे में पढ़ना है। हबीब तनवीर जो नाटक आगरा बाजार है, इसको आपको पढ़ना होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो बकरी नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, इसको पढ़ना है। शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, इसको पढ़ना है। उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है अंजू दीदी, इसको पढ़ना है। और मन्नू भंडारी का नाटक है महाभोज, इसको पढ़ना है। आपको बता दें कि मन्नू भंडारी का जो नाटक महाभोज है, पहले उपन्यास के रूप में महाभोज उपन्यास के नाम से प्रकाशित हुआ था, फिर नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस नाटक को भी आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के आपका 8वां यूनिट समाप्त होगा। जो आपका 9वां यूनिट है, इस 9वीं यूनिट में आपको हिंदी निबंध पढ़ना है, यानी जो निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन निबंधों को आपको पढ़ना है। कुल 10 लेखकों के 11 निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध आपको पढ़ने हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। इन दोनों निबंधों के बारे में आपको पढ़ना है। प्रत्येक निबंध से भी हम एक एक वीडियो लेकर के आएंगे, एक निबंध पर एक वीडियो। जो भी परीक्षोपयोगी तथ्य होगा, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसमें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिव मूर्ति, उसके बारे में पढ़ना है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, इसके बारे में पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको पढ़ना होगा। अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का निबंध है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का निबंध है उठ जाग मुसाफिर। और नामोर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। इतने निबंधों को आपको पढ़ना है। कुल 11 निबंध हैं जो 10 लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। इन सबको आपको एक एक करके पढ़ना होगा, तब जाके आपका 9वां यूनिट समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, अंतिम यूनिट है 10वां यूनिट। देख लेते हैं कि आपको 10वें यूनिट में क्या क्या पढ़ने होंगे। 10वें यूनिट में आपको आकर के हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, अन्य गद्य विधाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे आत्मकथा होगा, जीवनी हो गया, या जो अन्य गद्य विधाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उन अन्य गद्य विधाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले आपको राम वृक्ष बेने की माटी की मूर्तें पढ़नी है। महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा पढ़ना है। तुलसी राम का मुर्दहिया पढ़ना है। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में पढ़ना है। और मुन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी पढ़ना है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा पढ़ना है। आवारा मसीहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं, जो शिवरानी देवी है प्रेमचंद की पत्नी थी। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। 1944 में प्रेमचंद की जीवनी लिखती हैं प्रेमचंद घर में नाम से, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। आवारा मसीहा जो शरद चंद्र की जीवनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको पढ़ना है। रमणिका गुप्ता का आत्मकथा है आप हुदरी, इसको पढ़ना है। हरशंकर परसाई का व्यंग है भोला राम का जीव, इसको पढ़ना है। कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़, इसको पढ़ना है। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति के 4 अध्याय, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। मुक्तिबोध की जो डायरी है, एक लेखक की डायरी, इसको पढ़ना है। राहुल संकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा। और अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हमने सिलेबस में जितने बिंदुओं को बताया है, सब पर हम एक एक करके आपसे मुखाबित होंगे। सबसे पहले हम लोग गद्य से शुरू करेंगे, और गद्य में भी हम लोग नाटक को पहले पढ़ेंगे। नाटक को पहले इसलिए पढ़ेंगे कि गद्य में सबसे पहले विकास नाटकों का ही हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि हिंदी गद्य का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो हिंदी गद्य का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है, इसलिए हम लोग गद्य पहले शुरू करेंगे और गद्य में भी नाटक हम लोग
पहले शुरू करेंगे। जो आपके सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं 14 नाटक, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो 14 वीडियो हम पहले नाटक पे एक एक करके लेकर के आएंगे। उसके बाद कहानी, उपन्यास, यानी आपके सिलेबस में जितनी चीजें लगी हुई हैं पहले हम उस पर बात करेंगे। फिर हम आपके काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास या भाषा विज्ञान, इन सब पे बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल साहित्य वाटिका को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुट पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमको बल मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।